बच्चों, पिछले वीडियो में अपन ने जाना कार्यपालिका के बारे में कि कार्यपालिका के कितने प्रकार हैं, प्रकारों का आधार क्या है। सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत के आधार पर अपन ने जाना 2 प्रकार की प्रणाली, संसदीय प्रणाली और अर्ध अध्यक्षात्मक प्रणाली, और एक व्यक्ति के नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। तो अपन ने जाना कि किस प्रकार कार्यपालिका के प्रकारों के आधार पर इन शासन प्रणालियों का निर्धारण किया जाता है। जहां अपन बात करते हैं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की, तो वहां एक ही कार्यपालिका होती है, राष्ट्र का प्रधान और सरकार का प्रधान दोनों एक ही व्यक्ति होता है। जबकि संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्र का प्रधान और देश का प्रधान अलग अलग होते हैं। एक नाम मात्र की कार्यपालिका होती है, एक वास्तविक कार्यपालिका होती है। अभी इस वीडियो में अपन जानेंगे भारत में कार्यपालिका के बारे में कि हमारे भारत देश में किस प्रकार की कार्यपालिका है। अलग अलग देशों की कार्यपालिकाओं को अपन ने जाना था। अब बारी है हमारे भारत के बारे में जानने की, अब बारी है हमारी भारतीय कार्यपालिका के बारे में जानने की। तो देखिए, भारत में संसदीय कार्यपालिका को अपनाया गया है। क्यों अपनाया गया संसदीय कार्यपालिका को? क्योंकि जब हम लोग विदेशी आक्रांताओं के अधीन थे, यानी कि ब्रिटिश का राज था हमारे देश पर, तो ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली ही अपनाई जाती है। और उस संसदीय शासन प्रणाली के तहत ही 1919 से लेकर 1935 के अधिनियम तक हमारे यहाँ ब्रिटिश सरकार ने सरकार की स्थापना की थी। ब्रिटिश राज के द्वारा जो सरकारों का गठन किया जाता था, जिन सरकारों का निर्माण यहाँ किया जाता था, उन अधिनियमों के द्वारा वो संसदीय शासन प्रणाली पर आधारित थे। तो एक तो बड़ा कारण यही हो गया कि हम अनुभवी थे संसदीय शासन प्रणाली को लेकर, हम जानते थे उसकी कार्यशैली को, उसकी कार्य प्रणाली को, उसके कार्य के तौर तरीकों को। दूसरा, अगर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की बात करें तो जैसे कि हमने जाना था पिछले वीडियो में कि वहां पर एक व्यक्ति को नेतृत्व मिलता है, एक व्यक्ति है वही प्रधान हो जाता है, राष्ट्र का और सरकार का, दोनों का। तो कहीं व्यक्ति पूजा में परिणित ना हो जाए अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, केवल एक व्यक्ति को इतनी शक्तियां मिलने के बाद में खामियां ना आ जाएं शासन में और एक व्यक्ति पूजा का रूप ना ले ले वो प्रणाली, इसलिए हमने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया। और दूसरा, इतना विशाल विविधताओं वाला देश तो हमारे संविधान निर्माताओं को ज्यादा उचित संसदीय प्रणाली लगी। देखते हैं अपन, भारत को 1919 और 1935 के अधिनियमों से संसदीय संचालन का अनुभव था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1919 और 1935 के अधिनियम में जो शासन प्रणाली स्थापित की गई थी वो संसदीय शासन प्रणाली थी। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में राष्ट्रपति का पद सभी शक्तियों का स्रोत, ऐसे में व्यक्ति पूजा का खतरा भी बना रहता है। संसदीय व्यवस्था में अनेक प्रक्रियाएं हैं जो ये सुनिश्चित करती हैं कि कार्यपालिका विधायिका या जनता के प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी होगी। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में अपन ने देखा कि जो राष्ट्रपति हैं वो विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं है, जबकि संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है। और विधायिका में कौन कौन होता है? वैसे तो हमारा जो अगला चैप्टर है विधायिका, उसमें अपन विस्तृत रूप से पढ़ेंगे विधायिका के बारे में, लेकिन फिर भी यहाँ छोटी सी ये बात समझ लेते हैं कि जिन प्रतिनिधियों को अपन चुनकर भेजते हैं, जैसे कि आप लोकसभा में अपने प्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं लोकसभा सदस्य के रूप में, तो वो सारे के सारे सदस्य मिलकर विधायिका का निर्माण करते हैं। राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्य सम्मिलित रूप से संसद कहलाते हैं। हमारी विधायिका का ही नाम संसद है। तो उन सदस्यों के प्रति यानी विधायिका के प्रति कार्यपालिका के जो भी मंत्री हैं, कार्यपालिका के प्रधानमंत्री हैं, वो सभी जवाबदेह होते हैं। यानी वो जवाबदेह किसके प्रति हुए? जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के प्रति। तो जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के प्रति उनको उत्तरदायी बनाने के लिए, उनको जवाबदेह बनाने के लिए हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया। राष्ट्रपति देश के औपचारिक प्रधान होते हैं और प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद है जो हमारी, वो यहाँ सरकार के प्रधान होते हैं राष्ट्रीय स्तर पर। और राज्यों में भी हमने यही प्रणाली अपनाई। राज्यों के अंदर भी अगर हम बात करें तो जो नाममात्र की कार्यपालिका है वो राज्यपाल हैं और जो कि नियुक्त किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा मंत्री परिषद की सलाह से। और जो सरकार के प्रमुख होते हैं वो होते हैं मुख्य
मुख्यमंत्री और उनका मंत्रिमंडल। तो राज्यों में भी संसदीय प्रणाली के सिद्धांत के आधार पर ही सरकारों की स्थापना की जाती है, और केंद्र में या राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो सरकार के प्रमुख हो गए हमारे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। चलिए अब देखते हैं अपन राष्ट्रपति के बारे में कि राष्ट्रपति का क्या पद है इसमें। जो हमारी नाममात्र की कार्यपालिका है राष्ट्रपति, उनकी कौन कौन सी शक्तियां यहाँ पर हैं, कौन कौन से कार्य उनके यहाँ पर हैं, तो चलिए अपन देख लेते हैं। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, और ये देश के औपचारिक प्रधान होते हैं, राष्ट्र के प्रधान होते हैं राष्ट्रपति, और ये हमारी नाम मात्र की कार्यपालिका है, यानी कि इनके पास शक्तियां नहीं होती हैं। हमारे संविधान में इस बात का प्रावधान है कि जितनी भी कार्यपालिका की शक्तियां हैं वो वैसे तो राष्ट्रपति को दी गई हैं, लेकिन राष्ट्रपति उनका उपयोग मंत्रिपरिषद की सलाह से ही करेंगे। और संविधान में संशोधन करके इस बात की व्याख्या करके ये बात स्पष्ट कर दी गई कि मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य हैं। तो हुई ना राष्ट्रपति के पास नाम मात्र की शक्तियां। असल में शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कौन करता है? प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल असल में शक्तियों का पूरा इस्तेमाल करता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है, उस पद्धति से राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। कभी आपने सुना है कि राष्ट्रपति के चुनाव हैं, चलो वोट डालने चलते हैं, या फिर राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोट डालने जा रहे हैं? आपने नहीं सुना, क्योंकि आम जनता वोट डालकर राष्ट्रपति का चुनाव नहीं करती है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अप्रत्यक्ष विधि को अपनाया जाता है, जिसके बारे में अपन ने अध्याय 3 में विस्तृत रूप से अध्ययन किया था। यहाँ राष्ट्रपति के पास जो कार्यपालिका शक्तियाँ होती हैं, औपचारिक रूप से समस्त शक्तियाँ कार्यपालिका की राष्ट्रपति के पास होती हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि हमारा संविधान है वो इस बात का प्रावधान करता है कि औपचारिक रूप से सारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती हैं, लेकिन राष्ट्रपति उनका प्रयोग कर सकते हैं प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के माध्यम से। यानी कि वास्तविक रूप से शक्तियां किनके पास हैं? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास हैं। राष्ट्रपति को अगर हम हटाने की बात करें तो उनको केवल महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है, और महाभियोग का आधार होता है संविधान का उल्लंघन। यानी कि संविधान के उल्लंघन के आधार पर संसद में महाभियोग लगाकर ही राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। अब देखते हैं राष्ट्रपति की शक्ति और स्थिति के बारे में कि राष्ट्रपति के पास क्या क्या शक्तियां हैं और क्या उनकी स्थिति है, किस प्रकार कानून बनने में राष्ट्रपति अपनी भूमिका का निर्वाह करते हैं, या फिर राष्ट्रपति के पास थोड़ी बहुत शक्तियां ऐसी भी हैं कि जिनसे उनका पद कहीं कहीं प्रभावशाली बनता है, या फिर केवल नाम के लिए हमारे यहाँ राष्ट्रपति का पद है। देखते हैं। सरकार के औपचारिक प्रधान होते हैं राष्ट्रपति। सभी शक्तियों का प्रयोग केवल मंत्रिपरिषद की सलाह से ही करते हैं। राष्ट्रपति के पास जब भी कोई विधेयक हस्ताक्षर होने के लिए आता है जो कि कानून बनने वाला है, उस पर राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए संसद को वापस लौटा सकते हैं। एक बार वो संसद को वापस लौटा सकते हैं, लेकिन पुनर्विचार के बाद में संसद उसमें कुछ परिवर्तन करके या फिर वैसा का वैसा ही राष्ट्रपति को वापस लौटा देती है वो विधेयक, तो अब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने को बाध्य होते हैं। यानी कि पूरी शक्तियां किसी भी विधेयक को अधिनियम बनाने में, कानून बनाने में संसद के पास होती हैं। अधिकतर मामलों में मंत्रिपरिषद की सलाह मानना राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य होता है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है और वे ही कार्यकारी वास्तविक कार्यकारी होते हैं। क्यों होते हैं प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यकारी? क्योंकि उनका जो चुनाव है वो जनता करती है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि वो होते हैं और उनके पास संसद में, लोकसभा में बहुमत होता है। लोकसभा में वो सदस्य हैं जो कि प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने हुए हैं, तो उनके पीछे जनशक्ति होती है, जनता के चुनाव की शक्ति होती है। इसलिए वास्तविक रूप से शक्तियों का जो अधिकारी है वो हमारी प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल को बनाया गया है। राष्ट्रपति के विशेषाधिकार देख लेते हैं। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति हैं उनके पास कोई शक्ति ही नहीं है, किसी प्रकार की कोई भी शक्ति का उपयोग वो कभी नहीं करते हैं। उनका काम केवल हस्ताक्षर करने का है या फिर उनका पद केवल
केवल अलंकारिक है। बहुत बार बहुत सी परिस्थितियों में राष्ट्रपति हैं वो भी अपनी शक्तियों का उपयोग करते हैं, उनके पास भी कुछ कुछ शक्तियां होती हैं, हाँ हैं थोड़ी सी ही, लेकिन फिर भी हैं। देखते हैं विशेषाधिकार। पहला तो ये है कि वो मंत्री परिषद की सलाह को लौटा सकते हैं, जैसे कि अभी इसके बारे में अपन ने बात की थी कि वो एक बार लौटा सकते हैं मंत्री परिषद की सलाह को, लेकिन अगर वो वापस उनके पास आती है तो वो उस पर हस्ताक्षर करने के लिए, उस पर स्वीकृति देने के लिए बाध्य होते हैं। देखिए, मंत्री परिषद की सलाह को राष्ट्रपति लौटा सकते हैं, पुनर्विचार हेतु कह सकते हैं। यद्यपि मंत्री परिषद पुनर्विचार के बाद भी वही सलाह वापस दे तो राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्य हैं। एक और है दूसरी, वीटो की शक्ति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपन को अच्छे से ध्यान रखना है। ये वीटो की शक्ति है धन विधेयक को छोड़कर। धन विधेयक को छोड़कर जितने भी विधेयक हैं वो राष्ट्रपति के पास अगर हस्ताक्षर होने के लिए आते हैं तो संविधान ने इसकी कोई भी समय सीमा निर्धारित नहीं की है। संविधान में इस बात का कोई निर्धारण नहीं किया गया है कि राष्ट्रपति को कितने दिनों के भीतर वो विधेयक हस्ताक्षर करके लौटाना है, जैसे कि 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 5 महीना, ऐसी कोई समय सीमा नहीं है। तो राष्ट्रपति अगर मान लीजिए कि उस विधेयक पर अपनी सहमति नहीं देना चाहें तो वो उस विधेयक को अपने पास लंबित रख सकते हैं, यानी कि उसको अटका सकते हैं, उसको असीमित समय तक अपने पास रख सकते हैं, वो वापस संसद को लौटाए ही ना। तो ऐसे में ये शक्ति बन जाती है राष्ट्रपति की। इस शक्ति को कहा जाता है वीटो पावर या पॉकेट वीटो। इस वीटो पावर की इस्तेमाल अगर हम बात करें तो एक उदाहरण है 1986 का, जब हमारे राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह थे तो उनके पास डाक से संबंधित एक अधिनियम आया था संशोधित होने के लिए। बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि अगर ये अधिनियम संशोधित हो जाएगा, ये जो विधेयक पारित हो जाएगा संविधान में, इस अधिनियम से अगर संशोधन हो गया तो जो प्रेस की स्वतंत्रता है उसके ऊपर रोक लगेगी। तो ज्ञानी जेल सिंह ने उसको लंबित रखा अपने पास, उस विधेयक को वापस नहीं लौटाया। उसके बाद में जो राष्ट्रपति बने वो वेंकट रमन बने और वेंकट रमन ने संसद को पुनर्विचार के लिए वो विधेयक लौटाया। लेकिन तब तक 1989 में सरकार बदल चुकी थी, इस बार गठबंधन की सरकार थी और संसद ने उस विधेयक को बाद में आगे प्रस्तावित नहीं किया और इस तरह से वो विधेयक अधिनियम नहीं बन पाया। देखा ना अपने राष्ट्रपति की ताकत यहाँ पर कि राष्ट्रपति ने अपनी वीटो पावर से एक विधेयक को अधिनियम बनने से रोका। तो इसका मतलब ये नहीं है कि राष्ट्रपति के पास कोई शक्ति नहीं है, थोड़ी बहुत शक्ति राष्ट्रपति के पास भी होती है। एक और विशेषाधिकार है राष्ट्रपति के पास। वो विशेषाधिकार कब प्राप्त होता है? वो होता है कुछ राजनीतिक परिस्थितियों से प्राप्त। देखते हैं अपन कि गठबंधन की सरकार जब बनती है, कई बार ऐसा होता है कि लोकसभा में किसी दल को बहुमत प्राप्त नहीं हो पाता। बहुमत के लिए जितनी सीटें मिलनी चाहिए उतनी सीटें कोई भी दल प्राप्त नहीं कर पाता है। तो ऐसे में बहुत सारे दल मिलकर सरकार बनाने का प्रयास करते हैं। वहाँ राष्ट्रपति की शक्तियाँ बढ़ जाती हैं। वहाँ ये निर्धारण करना कि कौन से दल के पास बहुमत है, कौन सा दल बहुमत प्राप्त कर सकता है या किस दल ने बहुमत प्राप्त कर लिया है और उसको कितने समय में अपना विश्वास प्रस्ताव लोकसभा में पारित करवाना है, ये सारा का सारा निर्धारण करने का अधिकार अब राष्ट्रपति के हाथों में आ जाता है। यानी कि जैसे ही हमारी लोकसभा के अंदर कोई भी दल बहुमत में नहीं आया, वैसे ही राष्ट्रपति की शक्तियां बढ़ जाती हैं और राष्ट्रपति के हाथ में होता है ये निर्धारित करना कि वो कौन से दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं और उसको लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव पारित करवाने के लिए कहते हैं या फिर प्रधानमंत्री की सलाह से लोकसभा को भंग कर देते हैं। तो देखिए, राजनीतिक परिस्थितियों पर आधारित विशेषाधिकार है ये विशेषाधिकार कब प्राप्त होता है? जब राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी बनती हैं। मान लीजिए किसी एक दल को बहुमत प्राप्त है, तब तो कोई बात ही नहीं है, वही व्यक्ति हैं वो प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें राष्ट्रपति के पास कोई शक्ति नहीं रहती है। लेकिन जब गठबंधन की सरकार बनती है तब शक्ति राष्ट्रपति के हाथ में आ जाती है। तो अब आवश्यकता क्या है राष्ट्रपति पद की? ये सवाल उठ सकता है कि जब सारा का सारा काम हमारी कार्यपालिका करती है, हमारा मंत्री
मंत्री परिषद करता है, उन्हीं के निर्णयों से, उन्हीं के कहीं कि अपन जो कानून हैं वो बनते हैं, तो और राष्ट्रपति को तो केवल उस पर हस्ताक्षर करना होता है, तो फिर क्यों इस पद का गठन किया गया? आखिर क्या आवश्यकता पड़ी इस पद की? देखते हैं अपन। संसदीय व्यवस्था में मंत्री परिषद विधायिका में बहुमत के समर्थन पर निर्भर करती है, यानी कि मंत्री परिषद को कभी भी हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है? जब तक संसद में बहुमत है तब तक मंत्री परिषद है। जैसे ही मंत्री परिषद ने बहुमत खोया वैसे ही मंत्री परिषद भंग हो सकती है, उसको हटाया जा सकता है। तो ऐसे में कोई संवैधानिक प्रमुख हमारे राष्ट्र का बना रहे, कोई ऐसा व्यक्ति राष्ट्र का प्रमुख बना रहे, इसलिए हमें जरूरत पड़ती है राष्ट्रपति के पद की, कि नई मंत्री परिषद की नियुक्ति की आवश्यकता पड़ती है फिर। और नई मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। तो ऐसे में राष्ट्र प्रमुख की एक जरूरत होती है जिसका कार्यकाल स्थायी हो। राष्ट्रपति का जैसे अपन ने बात की कि एक तरह से स्थायी कार्यकाल ही है, केवल महाभियोग के द्वारा इनको हटाया जा सकता है, जबकि मंत्री परिषद है वो लोकसभा में, संसद में बहुमत खोते ही अपना और अपना पद उसको त्यागना पड़ता है, मंत्री परिषद भंग कर दी जाती है। तो इसलिए हमें एक ऐसे राष्ट्र प्रमुख की आवश्यकता पड़ती है जिनका एक स्थायी कार्यकाल हो। तो जाना अपन ने भारत में संसदीय प्रणाली के लिए, भारत में हमारी संसदीय प्रणाली क्यों अपनाई गई, क्या क्या उसके कारण रहे, और भारतीय कार्यपालिका का अपन बात करें एक अंग राष्ट्रपति, इनके बारे में अपन ने जाना। ये हमारी नाममात्र की कार्यपालिका। भारतीय कार्यपालिका को दो भागों में अपन बांट सकते हैं, नाममात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। इस वीडियो में अपन ने नाममात्र की कार्यपालिका के बारे में जाना कि हमारे राष्ट्रपति हैं, क्यों उनका पद है वो सृजित किया गया है, क्या क्या उनको शक्तियां दी गई हैं, कब कब वो अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग करते हैं। अगले वीडियो में अपन अपनी वास्तविक कार्यपालिका के बारे में जानेंगे, जो है प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। अभी जो इसी वक्त हमने पढ़ा उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को क्यों अपनाया गया? बहुत अच्छे से पढ़ा अपन ने, क्यों अपनाया हमने संसदीय शासन व्यवस्था को, क्यों नहीं अपनाया अपन ने अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को, इसके बारे में लिखना है। और राष्ट्रपति की वीटो पावर से क्या तात्पर्य है? राष्ट्रपति, हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह जी का उदाहरण देकर मैंने आपको समझाया था कि क्या है राष्ट्रपति का वो वीटो पावर, या फिर पॉकेट वीटो भी उसको कहा जाता है। तो इसके बारे में आपको लिखना है। धन्यवाद।